हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना यूट्यूब पे लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 2 है हरियाणा ड्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, हरियाणा ड्राफ्टमैन अपना एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। हरियाणा में लेवल 6 या 5-4 भी आपको देखने को मिल सकती है कि जॉब है। ठीक है, और इसमें जो सिलेबस आ रहा है उसमें लगभग आप कह सकते हो कि जेई और ड्राफ्टमैन क्लब सिलेबस ही है। लगभग आप 70-80% सिलेबस सेम ही होता है। बाकी जो 30% आप मान रहे हो अलग है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, या थोड़ा बहुत पार्ट हो गया, आरसीसी स्टील से रिलेटेड हो गया, या आप ऑटो कैड का सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट्स कुछ है जो आपके अलग है जेई से। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको करने के लिए, और ये स्पेसिफिक हरियाणा में और दूसरे स्टेट के एग्जाम से या सेंटर वाले एग्जाम से अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पिछले पैटर्न में भी देखा गया है कि ये सब इस वाले पार्ट से अच्छा खासा आपका आ जाता है। तो उसी को देखते हुए आज लेक्चर नंबर 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का हम स्टार्ट करेंगे। और जिसको हमारे बैच के अंदर ज्वाइन करना है, जो फुल फ्लैश्ड आपका हरियाणा ड्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, अगर आप हरियाणा ड्राफ्टमैन की तैयारी करना चाहते हो तो A to Z चीज विद टेस्ट सीरीज, और आप कह सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी भाई पता है कैसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाईलैंग्वेज कोर्स, पूरा बाईलैंग्वेज। आपको नोट्स ड्राफ्टमैन के जो नोट्स है, ड्राफ्टमैन के बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। क्लास भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। और आपका टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और HSSC में आए हुए जितने भी PYQ पेपर है आपको सब मिलेंगे। और ये बाईलैंग्वेज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मोस्टली ऐसा होता है, अपने ITI वाले भाई होते हैं ये सब, जो भी ड्राफ्टमैन के, ये सब हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो इसलिए कोर्स को हिंदी में कर दिया गया। दूसरी बात, ये कोर्स आपका जेई एज वेल एज ड्राफ्टमैन दोनों के लिए बेनिफिशियल है, और दोनों ही कोर्स आपस में कंबाइन है, मर्ज है। ठीक है, लगभग 70-80% सिलेबस सेम में है। ठीक है, तो आपका हमारे इस वाले कोर्स में ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसमें ज्वाइन करो और आपकी तैयारी करवाने की हरियाणा इंजीनियर्स की तरफ से पूरी सहयोग, पूरा पूरा सपोर्ट एंड तक मिलेगा। ठीक है, और हमको कोई भी चीज़ इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ मिलेगी A to Z। ठीक है, PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा के रखो। ठीक है, आपके पास टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज है, मॉक टेस्ट है, सारी चीज़ है। ठीक है, और आपके पास ऐसे सब्जेक्ट जो हरियाणा में ही पूछे जाते हैं, हरियाणा में ही देखने को मिलते हैं, और बाकी स्टेट या सेंटर में आपको उसकी बुक तक नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ भी कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। आपका पेपर पास में, फॉर्म भरने वाले हो। ठीक है, अभी शायद आपको इसका प्राइस 2000 दिखेगा, अभी आप डाउनलोड करोगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हरियाणा इंजीनियर का ऐप है। ठीक है, ऐप कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पर मिलेगा। थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा और आप समझ जाओगे कैसे क्या सिस्टम है अपना सारा। ठीक है, इसके अंदर आप देखो, सर्च करना, सर्चिंग में जाना, करना HEAT हीट हरियाणा इंजीनियर्स, ये आ गया। ये हमारा ऐप आ गया, आपको ये ऐप दिखेगा, ये 1K+ डाउनलोड्स के साथ हरियाणा इंजीनियर्स का ऐप। आप इसे ओपन करो। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, ये हमारा ऐप है, इसमें लॉगिन कर लेना अपने किसी भी नंबर से, और इसमें आपको ये वाला कोर्स आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जितनी भी क्लास होगी रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। और आने वाली क्लासेस में आप ये मान के चलो विद इन 1 मंथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन करेंगे फिर। ठीक है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, अपने जितने भी हरियाणा के भाई है या बाहर आउटर स्टेट से भी हो भाई। ठीक है, तो यहाँ ज्वाइन करो, और अभी हम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और अपनी तैयारी को बहुत तेज कर दो, क्योंकि आपका पेपर इसका जल्दी होने वाला है हरियाणा ड्राफ्टमैन का, और इसको बिल्कुल ढीले मत लेना। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ड्राफ्टमैन में क्या होने वाला है और क्या कुछ अपडेट आ रही है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, और कोर्स को ज्वाइन कर लो। ये जो वीडियो है ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकंड वीडियो है। इसके बाद आपको सारी वीडियो या पूरा का पूरा कोर्स इसी ऐप पे मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हम अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की जो क्लासेस है वो कर रहे हैं, और जिसमें हमने पहली क्लास में काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर ली थी कि भाई आपके वो कौन कौन से उपकरण हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी 1 नंबर की ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे आपने उन चीज़ों का उपयोग भी करा होगा अपनी ITI ड्राफ्टमैन या BTech किसी भी चीज़ में। तो अभी हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, हमारे 1-2 छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, उसको देखते हैं कौन कौन से और सामान है। बाकी और सामान काफ़ी होते हैं, वो सब हम एक छोटी सी आगे और क्लास करेंगे, उसमें देख लेंगे। छोटी छोटी जो इरेजर, पेंसिल, रबड़, कटर, अब उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये प्रोटेक्टर की कैटेगरी में भी आ जाते हैं कई बार, और इनको जो स्पेशली इनका नाम है जिनको कैटेगराइज करा गया है वो है सेट स्क्वायर।
इन्हें सेट स्क्वायर कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये ना, पहले क्या होता था, ड्राफ्टर वगैरह नहीं होता था, या आपके जो और उपकरण हैं जो महंगे आते थे। ड्राफ्टर यार देखो महंगा आता है, पर ये 10-5 रुपए की चीज़ है, आपने खुद देखा हो। या अपने वो मेरे ख्याल से ड्राफ्टर होगा 400-500 रुपए का तो सौदा आता है, ठीक ठाक सी कंपनी का। तो अब वो जो सौदा है वो हर कोई नहीं ले सकता था, तो ये इन चीज़ों का वो करा था, ठीक है, यूज़ करा गया। अब इनका काम भी एंगल पे लाइन मारना होता है, ठीक है, इस इनका काम भी लाइन मारने का है, पर किसी स्पेसिफिक एंगल पे। ये सभी एंगलों पे नहीं मारते। ड्राफ्टर का काम था कि 0 से 130 360 के बीच में किसी पे भी लाइन मार दें, बट इनका एक स्पेसिफिक एंगल है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री का है। एक सेकेंड, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये 90 डिग्री का लगेगा। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये भी सेम लेंथ का होता है, ये वाला एक किनारा भी सेम लेंथ का होता है, तो ये 45 डिग्री एंगल है ये वाला। तो ये मोस्टली 45 डिग्री एंगल के लिए एक होता है। और जो थोड़ा सा तिरछा होता है, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक तो 90 डिग्री का हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं इसको सीधी इमेज बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है आपको, ठीक है। एक छोटी साइड होती है, एक बड़ी साइड होती है, एक छोटी भुजा होती है, एक बड़ी भुजा होती है। अच्छा, इसकी एक साइड तो 90 डिग्री होगी, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल तो नाप ही सकता है। साथ ही साथ एक 30 डिग्री हो गया और एक 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो सेट स्क्वायर ये 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इन दोनों को मिला के बाकी और डिग्री के एंगल भी नाप सकता है। अच्छा, अब वो कौन कौन से एंगल है जो नाप सकता है? पेपर में तुमसे यही पूछेगा। सेट स्क्वायर का अच्छा क्वेश्चन बनता है। याद रखना कि सेट स्क्वायर तुम्हारा वो एंगल मेजर कर पाएगा, उससे हम वो लाइनें ड्रॉ कर पाएंगे जो 15 के मल्टीपल्स एंगल हो, ठीक है। मतलब कि 15 डिग्री बना सकते हैं इससे हम आराम से, ठीक है। 15 का मल्टीपल मतलब 15 टू 30, 45, या आगे सो ऑन, जो आपके 15 के मल्टीपल वर्ड्स हो, ठीक है। अब मेरे को अगर कोई भी तुम्हें दे दिया भाई 240, 120, ऐसे कुछ भी दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल 120 दे दिया, और अब तुमसे ये पूछ रहा है कि क्या 120 डिग्री तुम सेट स्क्वायर से बना सकते हो, क्या 120 डिग्री पर लाइन मार के दिखा सकते हो? तो तुम क्या करोगे, इसे 120 डिग्री को 15 से डिवाइड करके देखोगे। अगर ये 15 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा 120, तब कह देंगे ओके रिपोर्ट है भाई, ये सेट स्क्वायर से बनाई जाती है। अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन में होगा नो, नहीं बना सकते। तो आपको याद रखना है 15 के मल्टीपल, ठीक है। याद रखना, मैंने लिखा एंगल डिविजिबल बाय 15 कैन बी ड्रॉन। जो एंगल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो वो अगर 15 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, अगर 15 से विभाजित हो सकता है, तो हमें कहना है कि वो सेट स्क्वायर से हम उस पर लाइन मार सकते हैं। बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और ये भी किस प्लास्टिक का बना होता है? सेलुलोइड प्लास्टिक का, ठीक है मित्र। जा डाउन हो रहा है, थारा दिमाग हैंग कर रहा है। अब जब तुम इतनी सी ज्ञान की बात एकदम से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारी गरारी अटक रही है। तो याद रखना, ठंड ज़्यादा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी रजाई में पढ़ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो अच्छी बात। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, तो भाई तुम अपने घर बिस्तर बस्तर छोड़कर लाइब्रेरी गए हो, बहुत बढ़िया बात है। तैयारी कर रहे हो, नहीं भी अगर घर में भी कर रहे हैं बहुत सारे बालक, तो भाई तैयारी पे ध्यान दो, उल जलूल चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अभी तुम्हारा पेपर नज़दीक आ चुका है, पेपर पे फुल फोकस्ड हो जाओ, हर तरह के हर तरीके से पढ़ो। किसी ना कोई उल्टा सीधा भी सवाल पूछ रहा हूँ या कुछ भी पूछ रहा हूँ कि कैसे क्या ही डाउट आ रहा है, तो अभी भिड़ते कॉल मार दिया करो। कई बार क्या होता है, मैं कॉल एक बार अब मिला तो शायद ना बिठा पाऊँ भाई, दिन की 20, 30, 40 कॉल भी आ जाती है कई बार भाई, 10%, 20% नहीं बिठा पाता। क्या पता उनमें से आपकी एक कॉल मैंने नहीं उठाई हो, अगली बार फिर कर लो, सांझ ने कर लो। और व्हाट्सएप मैसेज में भाई नहीं जवाब दिए जा रहे मेरे से, साफ बता रहा हूँ। इतने मैसेज कर रहे हो भाई तुम, तो वो थोड़े मैसेज धीरे धीरे कम होंगे तो सबके जवाब दिए जाओगे, पर इतने मैसेज मैं खुद रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो मेरे को कॉल कर लो, कॉल करके सीधे मेरे से पूछ लिया करो। एक बार नहीं दूसरी बार उठा लूँगा, दूसरी तीसरी बार उठा लूँगा, पर उठा जरूर लूँगा, ठीक है। कई बार मैं कॉल बैक कर लेता हूँ मोस्टली को, जब मुझे लगता है भी काफ़ी कॉल आई है जिसकी, तो मैं कर लेता हूँ। तो अगर आपका कोई वैसा भी डाउट है कि भाई मेरे ये दिक्कत आ रही है, मेरे ये चीज़ अब मैं क्या करूँ, मैं क्या पढ़ना है, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, मेरा दिमाग नू चला है नू चला, तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो तुम्हें मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। अभी ध्यान दो कि हमने पिछली जो भी ड्राइंग की क्लास करी, आप सभी ड्राफ्टमैन का वर्ड समझते हो कि ड्राफ्टमैन एक चीज होया करा है जो ड्राइंग से रिलेटेड अपने काम करता है बंदा। तो जब आपको ये पता है कि ड्राफ्टमैन एक ऐसा बंदा है जो ड्राइंग से रिलेटेड काम करे, तो आपके दिमाग में ये है कि ड्राफ्टमैन के पेपर में ड्राइंग सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको दूसरी साइड बता दूं, ड्राफ्टमैन में ड्राइंग के से पहले
बीएमसी नाम का सब्जेक्ट है जो ड्राइंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने हरियाणा में ड्राफ्टमैन और जेई के पेपर में भेदभाव नहीं कराया जाता, लगभग आपको पेपर सेम सा दिखेगा। आप ड्राफ्टमैन का देख लेना या जेई सिविल का पेपर देख लेना, ये हो सकता है कि ड्राफ्टमैन का आईटीआई के हिसाब से थोड़ा लेवल डाउन हो जाए। ठीक है, थोड़े बहुत उसमें ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाए 5-7, बट आपको नू नहीं कह सकते कि जेई सिविल वाला ये पेपर नहीं कर सकता। ठीक है, या ड्राफ्टमैन वाला जेई का पेपर नहीं कर सकता, दोनों का लगभग सा पेपर देखने को मिलेगा। एक फैक्ट मैंने जो आपको पहले ही बताया वो ध्यान से सुनो, अपना पेपर पहले फरवरी में होया था। ठीक है, जेई का 2024 की बात कर रहा हूँ, जिसमें ग्रुप वाइज था, जिसमें सारे बालक पेपर में बैठे थे। सारे का मतलब है जिसमें ग्रुप वाइज में लगभग काफ़ी बच्चों का नाम आ गया था, और वो फरवरी 2024 में पेपर हुआ था। वो वही पेपर है जो कोर्ट द्वारा कैंसिल करवा दिया गया था। ठीक है, वो कैंसिल हो गया था, उसमें बहुत सारी कोई कमियां थी, जो पॉलिसी थी वो चेंज करी गई, पॉलिसी थी पोस्ट वाइज, वो ले ग्रुप वाइज लिया था, तो पेपर कैंसिल हो गया। जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनसे जरा जब पूछना क्या हुआ था उस पेपर में। उस पेपर में नाम, फादर नेम और खुद का नेम, अटेंडेंस शीट तक सब कुछ अलग थी। ठीक है, नाम आपका अलग था, फादर नेम अलग था, सब कुछ अलग था। वो पेपर पे किसी का ना रोल नंबर मैच होया, ना किसी का नाम मैच होया, ना किसी का कुछ मैच होया। तो वो पेपर ऐसे कैसे हो गया भाई? कह सकते हैं भाई नेग्लिजेंसी हो या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी किसी की, कोई गड़बड़ नहीं हुई, मान लेते हैं, अच्छी बात है। ऐसा ही हुआ होगा। जब सारे बच्चे पेपर दे आए, उनमें से ये भी पता लगा कि कुछ बच्चों के पेपर पे नाम, फादर नेम, रोल नंबर नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, एचएसएससी जब पेपर लेती थी, सभी की क्वेश्चन बुकलेट पे उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका फादर नेम लिखाता था। कुछ पे, सभी पे तो अलग था, और कुछ नए पेपर प्रिंट करके दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि जो जेई सिविल का पेपर 2024 में लिया गया था वो क्वांटिटी में भी कम था। दूसरी बात, वो ना नेम, ना फादर नेम, ना रोल नंबर मैच होने की वजह से मतलब वो पेपर, उसमें भी गलती थी। तो इससे ये फैक्ट मैंने अपनी तरीके से एनालिसिस करा, और आपने भी पेपर जिसने दिया उनसे पूछना। वो पेपर के अंदर ड्राइंग के क्वेश्चन थे, आपके ड्राफ्टमैन के हिसाब से सिलेबस के क्वेश्चन थे। तो जहां तक एनालिसिस करा गया है, वो जो एग्जाम था वो आपका, मेरे को लगता है मिस्टेक की वजह से ड्राफ्टमैन का एग्जाम चला गया था, क्योंकि उस टाइम पे कैलेंडर जारी हो चुके थे कि भाई ड्राफ्टमैन का एग्जाम इस तारीख को है, जेई का इस तारीख को, सब गए थे। ऐसा हो सकता है कि किसी मिसमैच या मिस्टेक के कारण जो ड्राफ्टमैन का पेपर कुछ दिनों बाद होना था, वो पहले वो ड्राफ्टमैन का पेपर ले लिया गया। ठीक है, उस ड्राफ्टमैन के पेपर में जो शॉर्टलिस्ट थे, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुके थे सभी के फॉर्म फिल हो चुके थे, ड्राफ्टमैन के भी हो चुके थे, जेई के भी हो चुके थे, सबको सबके रोल नंबर पता थे। एचएसएससी में सबको, सबके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी उनके पास। उसमें जो ड्राफ्टमैन में कैंडिडेट्स थे वो जेई में भी कॉमन थे। अब क्या हुआ, जो जेई के अंदर कॉमन कैंडिडेट्स थे और ड्राफ्टमैन के अंदर कॉमन कैंडिडेट, उनके नाम किसी किसी से मैच भी हो रहे थे। ड्राफ्ट मैं कर रहा हूँ फरवरी 2024 की बात। उसमें जब बालक पेपर दे आए तो कई बच्चों ने ग्रुपों पे आपस में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो पता लगा भाई तेरा पेपर मेरे दौरे आ रहा था। ठीक है, तेरा पेपर मेरे दौरे आ रहा था इस नाम का। तो नू पता लगा पेपर इधर से उधर गए हुए थे, ना नाम मैच हो रहे थे, और पेपर की क्वांटिटी भी कम थी। तो ऐसी कंडीशन ये कौन सी बन रही है? ड्राफ्टमैन की, क्योंकि पिछली बार ड्राफ्टमैन की सीट भी कम थी, इस बार भी कम है। सीट कम थी तो पेपर भी कम लिए जाने थे, और बच्चे कॉमन भी थे, क्योंकि ड्राफ्टमैन में भी थे, वो जेई में भी थे। ठीक है, और पेपर अगर आप देखोगे वो ड्राफ्टमैन का पेपर था। अगर जेई देखो, जेई सिविल और ड्राफ्टमैन को घना अंतर है नहीं, 80% सिलेबस सेम ही है। ठीक है, अगर आप सिलेबस को देखोगे आप कहोगे तो थोड़ा डिफरेंस बहुत है, बट उसमें आता वही है जो जेई सिविल में आता है। अब जो पेपर था वो आप देखो, मैंने डाला हुआ है इस ऐप के ऊपर आप सभी के लिए, 2024 फरवरी का पेपर डाला हुआ, आप जाके देखना। 70 क्वेश्चन डाले हुए हैं टेक्निकल के बस। उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ड्राफ्टमैन का पेपर किस तरीके से आता है, वो इसलिए डाला है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है पूरे चांस है कि जो वो पेपर वो आपका ड्राफ्टमैन का था, ग्रुप नंबर 26 या 61 किसी का भी हो सकता है। वो जो पेपर था ना, उसको जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि बीएमसी, ठीक है, या और बाकी सब्जेक्ट सर्वे वगैरह, इन सब का जेई जितना ही वेटेज उस तरीके से उसमें लिया हुआ है, मतलब जेई लेवल का एग्जाम उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, जो आपके ड्राफ्टमैन में डोमिनेंस टॉपिक होता है, जैसे ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पेंट से घेर दिया, मतलब जो मटेरियलिस्टिक चीज जो ड्राफ्टमैन में होती है वो चीजें आई हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार भी पेपर, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, लगभग पहले जो होते थे काफी साल पहले पेपर, कभी नॉन टेक्निकल आ रहा है सारा पेपर, कभी कुछ आ रहा है, वो नहीं होता आजकल। ठीक है, अब ठीक पेपर आते हैं, अच्छे पेपर बनाती है जैसे, और 70 लिखा है तो 70 ही आता है। ठीक है,
तो आप ये ना सोचना कि मेरा पेपर ड्राफ्टमैन का है तो भाई कति ये नया पेपर आ जाएगा, ईसा पेपर आज तक नहीं हुआ, ईसा आ जाएगा, तुमने कुछ नया पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो करवाया जा रहा है इनफ है। ठीक है, आपका जेई और ड्राफ्टमैन में घना सा डिफरेंस नहीं है, एक दो जो मोटे मोटे सब्जेक्ट वो शायद ना हो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स आप छोड़ सकते हो ड्राफ्टमैन के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट मैंने करवाए हैं, बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, इरिगेशन हो गया, हाईवे हो गया, ठीक है, हाइड्रो हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो ड्राइंग है वो तो होता ही है, देखो ड्राइंग तो आत्मा है आपके ड्राफ्टमैन की, बट आपकी आती कितनी है, अब अंदाजा लगा के चले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी ये जो ड्राफ्टमैन के अंदर ड्राइंग है ये 6-7 नंबर की आ सकती है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आने को तो भाई 2-3 नंबर की भी आ जाए। तो हम इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा ड्राफ्टमैन का कति न्यारा है सोदार, भाई मैंने कति अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जेई ड्राफ्टमैन एक समान है लगभग। ठीक है, अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो ड्राफ्टमैन की हो रही हो, जेई ड्राफ्टमैन कर रहे हो जेई की हो रही है। तो मैंने तुम्हारे थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दिया, कई बच्चों का था, तो अपने आपको तुम अलग विचित्र मत समझो। हाँ, बस ये है कि आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है ITI वालों को, कि उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ही बेसिक चीज पढ़ी होती है, पढ़ी का मतलब ऐसा उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती कुछ भी, वो मुँह जावा है। ठीक है, ITI में तो उनको जो समझ में आता है अपनी समझ से, वो जो पढ़ते हैं पेपर करते हैं उस हिसाब से उनको थोड़ी जेई लेवल पे जब हम जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं कोचिंग लेते हैं, जेई वाले बालक जो होते हैं वो अपनी कोचिंग थोड़ी उनसे हायर लेवल पर चली जाए। ठीक है, क्योंकि वो ITI वाले बालक अपने क्षमता के हिसाब से ही पढ़ना स्टार्ट करता है। तो मैंने जो नोट्स तुमको दिख रहे हैं ड्राइंग वगैरह के, डुअल लैंग्वेज में इसलिए ही डाले हैं कि आप सभी को दिक्कत ना हो, और आप हिंदी लैंग्वेज से भी हो तो आप अच्छे से इस नोट्स को पढ़ के सारी चीज़ कर पाओ। ठीक है, पर घना कुछ डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, पेपर के अंदर 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, यहाँ हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। आजकल क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर बनाती कंपनी है ना, वो इंग्लिश में क्वेश्चन डिजाइन करती है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन उठाती है, फिर उसे हिंदी में क्या करती है, गूगल पर ट्रांसलेट कर देती है, यहाँ से ट्रांसलेटेड आएगी। अब जैसे मैंने खुद भी मैंने ट्रांसलेट कर रखा, मान लो ये वर्ड, तो सेट स्क्वायर लिखा तो हिंदी में इसने सेट स्क्वायर ही लिख रखा है। ठीक है, इतने अंतर है। तो आपके पेपर में भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि जहां पे आपको इंग्लिश का वर्ड है तो वो आपको हिंदी में इंग्लिश ही मिल रही हो। ठीक है, कुछ वर्ड है जो बड़े ऐसे, जैसे त्रिकोणीय आकार हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, तो इस तरह के वर्ड मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं कि आपको समझ में आ जाए। चीज़ों को समझ के करोगे, ड्राइंग बड़ा समझदार सा सब्जेक्ट है और इमेजिनेशन वाला है, तो करोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बाई चांस 5% क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं कि जिसने कहीं से नहीं पढ़े होते वे आते हैं, उसमें या तो तुक्का चलता है या आपका IQ चलता है। अब तुम इमेजिनेशन करके बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम उन 5% क्वेश्चन को भी इमेजिन कर पाओगे अपने दिमाग में पेपर देते वक्त। तो अपने दिमाग के अंदर ना एक स्टोरी बनाया करो पढ़ते वक्त कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे होएगा तो ऐसे होगा। अगर ये मैंने यहाँ पे तुम्हें सेट स्क्वायर का बताया कि इतने एंगल आते, तो अपने दिमाग में अपनी गरारियों को चालू रखा करो कि भाई इसको अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो 102 का 105 का एंगल कैसे बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चनिंग चालू रखा करो दिमाग की। इसलिए कह रहा हूँ, घर में पढ़ते हो या कितने वो पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को ताजा रखा करो। ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, कुछ भी पियो, तो अपने दिमाग को खोल के क्लास चालू करा कर। नूनी इंस्टाग्राम चलाया, चल भाई की वीडियो देख लेते, टाइम हो गया है, पढ़ानी हो आज, ऐसे नहीं करना। या तो अपना एक टाइम फिक्स करो कि मैं इतने बजे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो आपका पतन निश्चित है। अपने दिमाग की क्लॉक को एक फिक्स कर दो कि मैं इतने बजे पढ़ूंगा, इतने से इतने पढ़ूंगा, और पढ़ना तो पढ़ना है, और रिलैक्स होकर पढ़ा करो। आगे बस पढ़ने के बाद एंटरटेनमेंट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के जस्ट बाद पढ़ाई नहीं होती, याद रखना ये बात। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमने सेट स्क्वायर का देखा, ये यूज किस लिए करते हैं, ऑल स्ट्रेट लाइन बना सकता है ये एक्सेप्ट ओरिजोनटल। ठीक है, आगे बात समझ में। ओरिजोनटल लाइन ड्रोन बाय टी स्क्वायर, याद रखना टी स्क्वायर ही ओरिजोनटल लाइन बना सकता है। अब आप यूं कह सकते हो क्यों नहीं बना सकता भाई, नू करूंगा उल्टा और सीधी लाइन मारेगा। नहीं भाई, याद रखना, जिस सेट स्क्वायर वहीं से लाइन मार सकता है जहां उसका स्केल बनाओ। याद रखना, इस सेट स्क्वायर पे स्केल तो इस साइड ही होते हैं, जो एंगल्ड साइड होती है, ये एंगल साइड है, ये एंगल साइड है, इधर ही स्केल है। नीचे दिख रहा है तुम्हें स्केल की, स्केल का मतलब वो नंबरिंग, वो यूनिट जिससे तुम अपनी ड्राइंग को, लाइन को मेजर कर सकते हो। वो चीज ओरिजोनटल वाले पोर्शन पे नहीं होती सेट स्क्वायर पे, वो सिर्फ टी स्क्वायर पे मिलेगी। इसका मतलब ये है टी स्क्वायर ही तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता है। हम स्ट्रेट लाइन या एंगल्ड लाइन सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
वर्टिकल लाइंस ड्रॉन यूजिंग टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, याद रखना वर्टिकल लाइंस टी स्क्वायर भी बना सकता है एज वेल एज सेट स्क्वायर भी। सेट स्क्वायर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और टी स्क्वायर से भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, वर्टिकल लाइन दोनों से करी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल सिर्फ टी स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, एंगल डिविजिबल बाय 15 डिग्री कैन बी ड्रॉन। ठीक है, मैंने ये चीज तुम्हें बता दी है, जो 15 डिग्री से डिविजिबल हो वो एंगल ये बना सकते हैं। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ सेट स्क्वायर कौन कौन सा होता है, जो मैंने बताया, जो 45 90 डिग्री का हो गया, एक हो गया 30 60 90 डिग्री का हो गया ये वाला। ठीक है, और एंगल कौन कौन से बना सकता है, 120 जो मैंने अभी लिखा था। ठीक है, वो 15 से डिविजिबल था, 15 30 45 60 90 105 120 165 बेशक याद कर लो, डिवाइड नहीं आता हो तो। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्केल पे। अब हमने वेरियस इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो स्केल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी ड्राइंग का। स्केल क्या होता है, मतलब फुट्टा, जो जिसमें तुम फुटा फुटा कहते हैं फिर हो। ठीक है, उस फुट्टे में क्या होता है, उस स्केल के अंदर क्या होता है, उस स्केल के अंदर हमारी यूनिट के हिसाब से जोन सी भी यूनिट हो उसकी नंबरिंग लिखी होती है, जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी चीज की डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो स्केल इज अ proportion by which actual size is reduced or enlarged on the drawing sheet। ठीक है, एक तो ये वाला स्केल हो गया। और अगर मैं बात करूं कि हमें ड्राइंग के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए छोटा बड़ा बनाना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अगर A4 साइज शीट पे जाऊं तो किस साइज का बनूंगा, छोटा साइज का हो जाऊंगा ना। तो मैंने अपने आप को कितना रिड्यूस करा, उसी रिड्यूस होने को, बड़े होने को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं ड्राइंग की नजर में। ठीक है, तो स्केल क्या हो गया, स्केल हो गया किसी एक्चुअल साइज की चीज को या तो हम अपनी सीट पे रिड्यूस करके बना रहे हैं या एनलार्ज करके। ठीक है, मान लो इतना सा स्क्रू था मेरे पास, अब मैं वो देख नहीं सकता, उसका डिजाइन जो करेगा मैकेनिकल इंजीनियर, जो मैकेनिकल ड्राइंग थी वो उसको बड़ा करके दिखाएगा अपनी सीट पे, इतना बड़ा कम से कम। ठीक है, तो देखो मान लो मैं कोई बोल्ट है, इतना सा बोल्ट कहीं लगा हुआ है, तो मैं उसको बड़ा करके दिखाऊंगा, अगर मेरी कोई सीट है तो इस तरीके से दिखाऊंगा उसको। ये थोड़ी गलत बनी भाई ड्राइंग, पर तुम समझ लो, तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। अगर मैं कोई नट बोल्ट का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, तो उसमें अगर मैं ये मान के चलूं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये एक्चुअल में इतना सा होता है। ठीक है, और मैं इतना करा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एनलार्ज करा, मतलब कि किसी भी एक्चुअल साइज के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एनलार्ज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कोई चीज एनलार्ज कर रहा हूं तो ये एक एनलार्ज स्केल है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो था ये छोटा था, अगर मैं कोई बड़ी चीज को छोटा करके बनाऊं, अगर मैं अपने आप को बनाने की कोशिश करूं, मान लो मैं अपने आप को बनाता हूं, मान लो कोई भी शीट पे, मान लो ये A4 साइज शीट थी ये, मेरे को किसी को समझाना था कि भाई मुझे किस तरह का नट बोल्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ बना दिया। अगर मुझे मेरे आप को बताना हो भाई, मैं अपना फोटो फाटो भेजूँ किसी को तो छोटा ही भेजूंगा। ठीक है, नू तो नहीं भाई पूरे अपने जितना बड़ा 6 फुट का प्रिंट भेज दिया, तो उसके अंदर मैं मान लो अपनी फोटो बनाता हूँ इस तरह की, तो मैंने क्या करा, अपने साइज का जो एक्चुअल साइज था वो रिड्यूस करके इस पेज में फिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपने साइज को रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया रिड्यूस स्केल। जब आप किसी एक्चुअल साइज का, बॉडी का एक्चुअल साइज रिड्यूस करके अपनी ड्राइंग शीट पे प्लॉट करो, बनाओ, तो कहेंगे ये तो रिडक्शन स्केल का यूज कर रहा है भाई तू। और दूसरा, अगर मैं किसी छोटी पतली चीज को बड़ा करके उस शीट के अंदर प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो कहूंगा ये तो एनलार्ज स्केल है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मल साइज की होती है, जैसी बनाते हैं वैसी की वैसी प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपके पास रिंग है, रिंग का साइज आप ज्वेलर के पास जाओगे तो सेम चाहिए, मान लो वो शीट पे भी ड्रॉ करेगा तो वो रिंग रखेगा और रिंग पे ड्रॉ करके अपनी रिंग का साइज ले लेगा, तो वो एक्चुअल साइज चाहिए उसको। ठीक है, तो वो हो गया एक्चुअल स्केल, जितना था उतना ही हमने कर दिया, वहां स्केल आपका बराबर है, एक का स्केल है लगभग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो स्केल क्या चीज होगी, स्केल इज द प्रोपोर्शन बाय विच एक्चुअल साइज इज रिड्यूस्ड और एनलार्ज ऑन अ ड्राइंग शीट। आगे समझ में, स्केल वह अनुपात है, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात है, जिससे वास्तविक आकार को ड्राइंग शीट पर घटाया या बढ़ाया जाता है। समझ में आएगी हिंदी में। यूज्ड व्हेन एक्चुअल ऑब्जेक्ट इज टू लार्ज एंड टू स्मॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा लार्ज है या बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तब हम इस स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसी स्केल को हम ड्राइंग शीट में
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब कि हम कैसे बताएंगे भाई ये वस्तु, अगर देखो इस किसी ड्राइंग शीट में मैंने भी जो पीछे बनाया उसमें मैं था, खाली मैं, मेरे साथ में एक दो बंदे और खड़े हूँ, तो मैंने अगर अपने आप को, मैं 6 फीट का था, मैंने उसके अंदर अपने आप को 1 फीट का दिखाया मान लो, ठीक है। मान लो मेरे साथ में खड़ा हुआ आदमी 5 फीट का, तो उसको मैं कितना दिखाऊंगा, सोच के देखो। हम ऐसा नहीं कर सकते पूरी ड्राइंग शीट में अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्केल हो, नहीं कर सकते। या तो स्केल एक के का रेफरेंस मान लो सबसे बड़े आदमी का, मैं मान लो सबसे बड़ा आदमी 6 फुट का हूं, मेरे साथ में 5 फुट का भी खड़ा है, 4 फुट का भी खड़ा है, 2 आदमी खड़े हैं। अब मैं अपनी ड्राइंग शीट में प्लॉट करने हो चारों को, कैसे करूंगा बताओ। ठीक है, मान लो ये ड्राइंग शीट है और मैं 3 बंदे खड़े हैं यहाँ, मेरे तो छोटा 5 फुट का है, उस तो छोटा 4 फुट का है, और मैं अपने 6 फुट का हूँ। ठीक है, 6 फुट का, 5 फुट का और 4 फुट का। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मैं इसको अगर ड्राइंग शीट पे प्लॉट करूंगा, क्या मैं सबका स्केल अलग अलग मानूंगा? नहीं, मैं सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी किसकी है, सबसे बड़ा आदमी है इसमें 6 फुट का, तो इस 6 फुट के आदमी का स्केल जो होगा वो सब पे अप्लाई कर दूंगा, सबसे बड़ा उठा लेना है 6 फुट। अच्छा 6 फुट को मैं इसमें किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, मान लो 6 फुट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 फुट में। ठीक है, मैं मान लेता हूँ भाई 1 फुट का, मैं अब उस आदमी को दिखाऊंगा अपनी ड्राइंग शीट में 1 फुट का दिखाऊंगा, तो मैंने अपने आप को बना दिया भाई 1 फुट का। अब बाकी के 2 बंदे हैं, एक 5 फुट का है, तो अब 1 फुट के हिसाब से अगर 6 फुट को मैं 1 फुट दर्शा रहा हूं, तो मैं 5 फुट को कितना दर्शाऊंगा बताओ। ठीक है, अगर मैं, तो ये सिंपल होगा, अगर मैं 1/6 कर दूं, अगर मैं 6 को 1 फुट दिखा रहा हूं तो 1/6 कर दिया, मतलब 1 फुट को मैं, एक रेशो आ जाएगा ये, मतलब 1 फुट इज इक्वल टू 1/6 इनटू में, अब मैं 5 फुट के आदमी के लिए कर लूंगा बातचीत। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहां पे बताओ क्या होगा, इसको अगर मैं 5/6, लगभग 5/6 का आ जाएगा, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ 6 8 जा 48, लगभग 0.8 कुछ आएगा। ठीक है, 6 4 जा 48 और 12 383 के आसपास, 0.83 के आसपास। अगर मैं ये 1 फुट का आदमी था यहाँ पे, तो 5 फुट का आदमी जो बनेगा थोड़ा छोटा बनेगा इसमें, तो ये 0.83 फुट का होगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 का काट लेंगे, 1/6 इंटू में 4 कर लो। ठीक है, इसको काट दो, 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2/3 हो गया भाई, हो गया। अब इसको तुम डिवाइड करने की कोशिश कर लो, ये 6.0 कुछ कुछ आ जाए मान लो, तो ये जो 4 फुटिया आदमी था ये 0.6 कुछ के आसपास पड़ेगा तुम्हारी शीट पे। तो इससे ये पता लगा मैं भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मित्र, इससे ये पता लगा कि हमने पूरी शीट पे जो स्केल लिया है वो एक ही रहता है हर वस्तु के लिए। ठीक है, चाहे मैं खड़ा हूं, चाहे यहाँ पे कोई टेबल रखी हो, चाहे यहाँ पे घर बन रहा हो, चाहे कुछ हो, उस इमेज के अंदर जो आप प्लॉट करना चाह रहे हो उस ड्राइंग शीट पे, वो स्केल उन सभी बंदों के लिए, उस सभी वस्तु के लिए सेम रहेगा। सबसे बड़ी ले लो, सबसे बड़ी वस्तु ले लो, सबसे बड़ा आदमी ले लो, सबसे बड़ी वस्तु ले लो, और नू देख लो वो फिट हो जाएगी ड्राइंग में, उतना स्केल मान लो। अगर मान लो मैं यहाँ छोटे से स्टार्ट करता, कहता 4 फुट को मैं 1 फुट लिखूंगा भाई, और सीट का साइज 1 फुट होता मान ले, और 4 फुटिया आदमी यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आ जाता पूरा बड्डा, तो भाई 6 फुट का आदमी तो सीट से बाहर निकल जाता। तो हम सबसे बड़ी चीज को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, उसका फ्रैक्शन बना लेते हैं, यही फ्रैक्शन आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, सभी ऑब्जेक्टों के स्केल को निश्चित करते हैं। ठीक है, कैसे बना, जो मैंने भी करके दिखाया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग, उस ड्राइंग पे क्या ऑब्जेक्ट है उस लेंथ की। ठीक है, 1 फुट डिवाइड बाय में एक्चुअल लेंथ, डिवाइड बाय में एक्चुअल लेंथ। ठीक है, मतलब मैंने 1 फुट मानना था अपने आप को, और उस मेरी एक्चुअल लेंथ क्या है, जो मैं जिंदा आदमी यहाँ खड़ा हूँ 6 फुट का है, ड्राइंग शीट पे 1 फुट का था, तो यही तो RF था भाई। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, RF को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल हाइट से, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्केल आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का। था ना, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, तो मैं समझ में आया कि RF कुछ नहीं होता। RF हम बड़ी चीज का क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, बाकी दूसरी चीजों से डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये इसका रेशो करेंगे तो इतनी इसका स्केल आ जाएगा, इसका इतना स्केल आ जाएगा। ठीक है, तो RF क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, मोटा दिमाग तुम्हारा, तो तुम क्या करो, सीधा फॉर्मूला याद करो, लेंथ ऑफ द ओरिजिनल
जो लेंथ ऑफ द ड्राइंग के अंदर उस ऑब्जेक्ट की क्या तुमने डायमेंशन ले रखी है, डिवाइड बाय में एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट कितना है। मान लो कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, अब इंसानों का छोड़ो, मेरा छोड़ो तुम, इंसानों की अगर मैं बात करूं, ओ सॉरी बिल्डिंगों की अगर मैं बात करूं, तो बिल्डिंग मान लो कोई 100 मीटर की थी, 100 मीटर की यहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी भाई, बहुत तगड़ी बड़ी। अब मुझे ड्राइंग शीट पे दिखानी, मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं 100 मीटर को कह दूंगा भाई चल भाई मेरी ड्राइंग शीट के अंदर तू आ जा भाई 10 सेंटीमीटर में, वो 10 सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 10 सेंटीमीटर में वो बिल्डिंग मैंने बना दी, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर में मैंने बिल्डिंग बना दी, इजी। अब मैं इसका अगर आरएफ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं 100 मीटर को पहले तो सेंटीमीटर में बना लेता हूं, ठीक है, वो कितना होता है 100 जुड़ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। अब इसमें इतने सेंटीमीटर की तो ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर डिवाइड, मैंने क्या बताया था आरएफ क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग पे 10 है, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10,000 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 1/1000 क्या आ जाएगा इसका आरएफ आ जाएगा। अगर अब मुझे इसके बाद कोई और दूसरी बिल्डिंग खड़ी करनी होगी इस ड्राइंग शीट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा 1/1000 को डिवाइड कर दूंगा उसकी ओरिजिनल हाइट से। मान लो 200 नहीं, अब इससे नीचे लेंगे क्योंकि हमने सबसे बड़ी ले ली। मान लो 50 मीटर की कोई बिल्डिंग थी, अब आपसे कोई कह रहा है 50 मीटर की बिल्डिंग बना दे इसी शीट में, इसी ड्राइंग शीट में 50 मीटर की बिल्डिंग बना, तो कुकर बनाओगे, ठीक है, तो 1/1000 इंटू में कर दोगे 50, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बना लो, ठीक है, मेरे ख्याल से 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, मतलब 5 सेंटीमीटर की क्या बनेगी, छोटी वाली बिल्डिंग बनेगी इसके अंदर, 5 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इजी था, समझ में आ गया हम किस तरीके से आरएफ का यूज करते हैं। शायद तुम्हें कोई ना बताए ड्राफ्टमैन में, ठीक है, और तुम्हारी शायद बुद्धि अगर मैं बिल्कुल मान लूँ 0 है, कति धरती में पताल में जा रही है, तो ना भी समझ में आया हो, इस तो बढ़िया ढंग से कौन बता सका, नहीं समझ में आया हो तो भाई सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने लिखा हुआ है उसको याद कर लो, इस तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आरएफ क्या होता है, यूनिटलेस है, मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होती, अगर मैं किसी की भी यूनिट फिट बाय फिट कर रहा था तो वो कट जाएगी, ठीक है, यूनिट तो बचेगी नहीं डिवीजन में, तो वो यूनिटलेस होता है, आरएफ की कोई इकाई नहीं होती है। अगर मैं एरिया में बात करूं तो एरिया के लिए आरएफ होता है होल रूट एरिया ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय में एक्चुअल एरिया, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से होती है। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरीके से होल रूट ड्राइंग में जो एरिया लिया हुआ है डिवाइड बाय में ओरिजिनल उस जगह का कितना एरिया था। अगर मैं एरिया का आरएफ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तो हमने लेंथ का देखा था, ये क्या था, ये तुम्हारे लेंथ का आरएफ था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था। अगर मैं एरिया की टर्म में बात करूं, पूछ ले तुमसे किसी भी क्षेत्रफल का क्या बताओ आरएफ बताओ, तो फॉर्मूला ये होता है, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा होल रूट ड्राइंग का एरिया डिवाइड में एक्चुअल एरिया। अगर मैं बात करूं तुम्हारा वॉल्यूम का आरएफ निकालने का, तो वॉल्यूम के अंदर क्या यूनिट आ जाती है, क्यूब आ जाता है, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, तो ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, तो क्यूब आ गया तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, वो पहले स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द ड्राइंग में लिया गया वॉल्यूम डिवाइड बाय में एक्चुअल वॉल्यूम, इस तरीके से आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये तो तुम्हारा हो गया आरएफ का कॉन्सेप्ट। और लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाल सकते हैं, मैंने निकाल के दिखाया, ये लेंथ ऑफ स्केल है, आरएफ निकाल लिया उस ड्राइंग का। अगर कल को तुम्हें किसी भी चीज की स्केल निकालना है, उसी ड्राइंग के अंदर क्या कर रहे थे, ओरिजिनल लेंथ जो हमने मेजर करी है मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पता लग जाएगा स्केल कितना है, ठीक है, इजी था सारा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाता है हम स्केल को क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं। पहला स्केल हो गया भाई तुम्हारा एनलार्जिंग स्केल, मतलब कि जब हम किसी छोटी चीज को बड़ी करके दिखाए शीट पे तो कह देंगे एनलार्जिंग है, मतलब कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने हेतु हम एनलार्जिंग स्केल का यूज करते हैं। सबसे बड़ा टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आरएफ 1 से बड़ा होता है, याद रखना। अभी मैंने जितने आरएफ काटे 1/6, 1/1000, 1/1000 ऐसे निकाले, मतलब कि मैं उसके अंदर क्या कर रहा था, बड़ी चीज को छोटी दिखा रहा था। इसका मतलब जब हम बड़ी चीज को छोटी दिखाए, मतलब रिड्यूसिंग स्केल हो, तो उसके अंदर आरएफ 1 से छोटा होएगा,
ठीक है, फ्रैक्शन में था। अगर मैं एनलार्जिंग स्केल की बात करूं, अगर मैं छोटी चीज को बड़ी दिखाऊंगा तो क्या होगा, आपका आरएफ 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा आरएफ होगा। अगर मैं सेम बराबर दिखा रहा हूं तो 1 के बराबर होगा, ठीक है, नॉर्मल है। अगर रिड्यूस स्केल दिखा रहा हूं, जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था इतनी देर से, वो रिड्यूस स्केल था। आरएफ जो निकाल के दिखाया, मैं इतना बड़ा आदमी खड़ा हूं तुम्हारे आगे 6 फुट का, अगर मैं 1 फुट का बना रहा हूं तो मैं अपने साइज को रिड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं अपने साइज को रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं रिड्यूस स्केल कर रहा हूं। अगर रिड्यूस स्केल कर रहा हूं, कल क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आरएफ ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, कितना होता है बता देना, लेस देन 1 होता है रिड्यूस स्केल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब अकॉर्डिंग टू टाइप कितने प्रकार के होते हैं स्केल। पहला हो गया प्लेन स्केल, जो अपने को स्केल 2 यूनिट दिखाए। ठीक है, यहां पे अब दूसरे स्केल की फुट्टे की बात हो रही है। जो स्केल आपको एक स्केल से, आपने इंच टेप देखा हो, अपना फुट्टा देखा हो, उसमें एक साइड आपने जो फुट्टा देखा है अपना, थोड़ी ठीक ठाक फिगर बना दूं, ठीक है, जो आपने अपना स्केल देख लिया ये वाला, आपके पास भी हो सकता है, एक साइड सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक साइड सेंटीमीटर में होगा, 0 लिखी होगी रीडिंग, ये आपकी कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तक जाता है नॉर्मल स्केल। और एक साइड क्या होगा, इंच लिखे होंगे। ठीक है, इधर इंच होते हैं, 7 इंच के आसपास इसमें इंच होंगे, ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि ये इंच 1 इंच बड़ा होता है सेंटीमीटर से, इस तरीके से एक साइड इंच भी बने होते हैं। ठीक है, ये अंदर की साइड आएंगे। तो आपका जो नॉर्मल फुट्टा था घर में, उसके अंदर आपको 2 डायमेंशन का पता लग रहा है, 2 यूनिट का पता लग रहा है, डायमेंशन नहीं, 2 यूनिट का पता लग रहा है। एक तो सेंटीमीटर भी बताता है वो स्केल, और इंच भी बताने लग रहा है। मतलब कि प्लेन स्केल क्या हुआ, जिसके अंदर आपको 2 यूनिट्स का ज्ञान प्राप्ति हो। ठीक है, तो मेजर 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, ठीक है, मतलब 2 इकाइयों का पता चलेगा। डायगोनल स्केल के अंदर 3 यूनिट लिखी होती है, इसमें तो 2 यूनिट होगी, उसमें 3 यूनिट होती है, आगे ध्यान से पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल, आपने वर्नियर कैलिपर देखा है, नहीं तो दिखाता हूं आपको। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट बताता है सारी चीजें, लेंथ भी नापता है, थिकनेस भी नापता है, उसके अंदर आपको एक्यूरेट पता लगती है चीजें। तो वर्नियर कैलिपर बहुत स्मॉल, छोटी से छोटी डायमेंशन नाप सकता है। दूसरा एक्यूरेट बहुत होता है। कंपैरेटिव स्केल हो गया, इसका सेम आरएफ होता है, और ये डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट यूनिट्स भी बता सकता है। स्केल ऑफ कोर्स एंगल वगैरह के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। प्लेन स्केल क्या, कौन सा, जो 2 यूनिट दिखाए। ठीक है, जो 2 इकाइयां दिखाए। एग्जाम्पल, किसी स्केल में, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा मेरे ख्याल से, मीटर होता है, साथ में सेंटीमीटर भी होता है, डेसीमीटर के साथ सेंटीमीटर भी देखा गया, यार्ड के साथ फीट भी देखा गया। ये स्केल सिंपल जो आपको फुटा लगता है, ये वाला स्केल आपका प्लेन स्केल है। आगे बात समझ में। डायगोनल स्केल कौन सा होता है, वो इस तरीके का दिखता है, फोटो फाटो पूछ लेते तो तुम बता देना। इस स्केल के अंदर हम 3 यूनिट देख सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, और यहां डायगोनल दूसरी यूनिट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डायगोनली जो तिरछी तिरछी लाइन बनी हुई है, इनसे आप क्या कर सकते हो, तीसरी यूनिट भी देख सकते हो। चाहे डेसीमीटर हो, इसके अंदर 3 यूनिट आप देख सकते हो, 3 यूनिट नाप सकते हो किसी भी चीज की। तो ये एक्यूरेट होता है प्लेन स्केल से और भी ज्यादा। कोई पूछ ले क्या डायगोनल स्केल प्लेन स्केल से ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो कह देना हाँ भाई, कति भाई, मोर एक्यूरेट होता है प्लेन स्केल से। चलो आगे, वर्नियर स्केल कह रहा था, वर्नियर कैलिपर दिखाऊंगा। ये आपका वर्नियर कैलिपर होता है, आप में से बहुतों ने शायद नहीं भी देखा हो, ना चलाना आता हो, उम्मीद ही है ये मुझे। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये जो दोनों जोज है ना, इसके बीच में आप कोई भी लेंथ नापनी हो, फंसा दो, आपको ये क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। इससे आप रेडियस नाप सकते हो, किसी भी चीज का इनर डायमेंशन। ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट चीज होती है, और इससे आपको एक्यूरेट पता लगता है। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है ये, और एक ये मेन स्केल होता है। इसके ऊपर रीडिंग इस तरीके से चलती है, जब ये रीडिंग मैच जिससे होती है, उतनी हम कह देते हैं इतनी डायमेंशन, और ये एक्यूरेट ज्यादा होता है। ये डेसिमल्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो घना अंदर नहीं घुसेंगे। वर्नियर वैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने सर्वे के अंदर करवाया हुआ है, कर लेना। यूज टू रीड वेरी स्मॉल यूनिट एक्यूरेटली, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी यूनिट। ठीक है, मापने हेतु वर्नियर कैलिपर यूज करा जाता है। दो पार्ट होते हैं, मेन स्केल, ये मेन स्केल है पूरा बड़ा, ये छोटा वाला वर्नियर स्केल है। ठीक है, 2 भाग होते हैं इसके। अच्छा, ये वर्नियर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड वर्नियर, जो जिस वर्नियर का वर्नियर स्केल मेन स्केल से बड़ा हो, या मैं कह सकता हूं जिसका
मेन स्केल वर्नियर स्केल से एक छोटा हो। मान लो वर्नियर स्केल 9 है तो मेन स्केल 8 होगा। अगर मैं और क्लियरली बताऊं, वर्नियर स्केल 10 है तो मेन स्केल 9 होता है। बैकवर्ड वर्नियर कौन सा वर्नियर होता है? जिसके अंदर वर्नियर जो है वो एक छोटा हो मेन स्केल से, मतलब मेन स्केल वर्नियर से बड़ा हो। मतलब कि अगर वर्नियर 9 है तो ये 10 होता है, उल्टा हो गया। बैकवर्ड वर्नियर, फॉरवर्ड वर्नियर, अगर पेपर में आएगा भी तो इतना ही पूछेगा, एमसीक्यू में आ गया कि फॉरवर्ड वर्नियर में वर्नियर मेन स्केल के कितने बराबर होता है? n-1, n+1, n-0, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना, फॉरवर्ड वर्नियर में n-1 आएगा मेन स्केल में, और बैकवर्ड वर्नियर में n+1 आएगा मेन स्केल में। समझ में आ गई बात? इतना ही ध्यान में रखो, काम करो, खत्म। आगे चलो, आगे जाता है कंपैरेटिव स्केल। ये होता है सेम आरएफ बट कैलिब्रेट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इतना सा याद रखो, ये और डिफरेंट तरह की यूनिट्स को नापने के काम आता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल और अलग अलग तरह की यूनिट को नापने का काम आता है, बट सेम आरएफ पे। उस ड्राइंग का आरएफ सेम होना चाहिए, किसी भी ड्राइंग का आरएफ सेम होना चाहिए, तो उसमें वो आपके किसी और डायमेंशन में भी बता देगा कि डायमेंशन मतलब और यूनिट में बता देगा, जैसे केएमएस में बता रहे हैं या माइल्स में भी बता रहा है ये। तो जैसे किलोमीटर को माइल में बता देगा, किलोमीटर को मिनट में बता देगा, तो कुछ भी बता सकता है ये। आगे चलो, आगे जाते हैं स्केल ऑफ कोड। याद रखना, कोड वर्ड सुनते ही याद रखा करो एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा स्केल जो आपका क्या करे, एंगल्स को मेजर कर सके। ठीक है, यूज टू ड्रॉ और मेजर एंगल, या तो एंगल को ड्रॉ करने में काम आता है या एंगल को मेजर करने के काम आता है। इस तरह का स्केल आपको दिखता है और यहां से आप इसके एंगल से मेजर कर सकते हो। आगे बात समझ में? यूज्ड व्हेन प्रोटेक्टर इज नॉट अवेलेबल। इस स्केल को जब यूज करा जाता है जब आपके पास प्रोटेक्टर ना हो। प्रोटेक्टर क्या था? सेमी सर्कुलर सेल्यूलोइड से बना हुआ सौदा, ठीक है, जिसके अंदर 0 से 180 तक की रीडिंग थी, याद है? ठीक है, वो आपका प्रोटेक्टर होता है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अपने हरियाणा में कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखे गए थे, तो मैंने डाल दिए। आरएफ ऑफ फुल साइज स्केल 1 के बराबर होता है। फुल साइज का मतलब होता है ना छोटा हो, ना बड़ा हो, ना लार्ज हो, ना रिड्यूस हो, तो उसमें आरएफ 1 था। और व्हेन द स्केल मेजर 3 यूनिट, तो उसे डायगोनल स्केल कहते हैं। सेट स्क्वायर ड्रॉस 30 डिग्री एंगल, 30, 60 और 90, और आगे के ये कर सकता है। स्केल ऑफ कोड इज यूज्ड फॉर एंगल्स। ये क्वेश्चन 4 आए हुए थे, बड़े अच्छे थे, मैंने डाल दिए हैं, और मैंने इनके बारे में विद इन डिटेल अंदर करा दिया। स्टार पार की क्लास कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, निश्चिंत रहो। ठीक है, डेडिकेटेड पढ़ रहे हो तो तुमने और कितना तो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बेशक क्वेश्चन कहीं और से लगा लेना। अगर किसी की गणित इच्छा हो रही हो ना, तो क्वेश्चन के सोर्स बढ़ा सकता है। ठीक है, बेशक से यहाँ टेस्ट सीरीज में आपका ना मन सा भर जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज यार इतने बड़े लेवल पे हजारों क्वेश्चन नहीं डाले जा सकते, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं या मॉक टेस्ट डाले जाते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप बेशक मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक ले लेना, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जो रेफर कर रहा हूँ अभी, पहले आप बीएमसी के क्वेश्चन लगाओ, सर्वे के लगाओ। ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप एसएससी आईएएस मास्टर की बुक में से लगा सकते हो। एसएससी जेई पीवाईक्यू प्री एग्जाम की जो होती है, ठीक है, वहाँ से कर लेना, आपके वहाँ से वो हो जाएंगे। बाकी मैंने क्वेश्चन उसके अंदर टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं। ठीक है भाई, तो राम राम से भी को आपकी क्लास ले दी है, और अब अपलोड भी हो जाएगी थोड़ी देर में, और बढ़िया तरीके से ठंडी के अंदर बैठ के गाजर का हलवा भिजवा दियो भाई, किसी का बन रहा हो तो बढ़िया। ठीक है, राम राम सभी को।